थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन 3 साल पहले मैंने ये किताब लिखना शुरू की थी, और क्योंकि नौकरी की वजह से वक्त बहुत लगता था, तो इसको अर्सा लग गया तकरीबन 3-4 साल। फिर पब्लिश का एक इशू था, लेकिन बार्न्स एंड नोबल एक इदारा है अमेरिका में, उसमें वो थोड़ी सी यूनिक किताबें अपने पास रखते हैं। तो उनसे मैंने जब रिक्वेस्ट की तो वहाँ पर किताब अवेलेबल है, उनके स्टोर्स में अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, और ये ऑनलाइन है। ये बुक जो है ये असल में ऐसा रियाजी की नहीं है, ये उसकी तारीख़ की है। आमतौर पे होता ये है कि जो बच्चे हैं, ताकि बड़े डिग्री होल्डर्स हैं बड़े, और उनके लिए मसाइल ये होते हैं कि वो मैथ्स जो है उसका जो एसेंस है, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट की जो कंसेप्शन थी, यानी कि उसकी इख्तरा थी और उसकी एवोल्यूशन थी, वो कैसे हुई, वो उसके बारे में थोड़े से उनको नहीं इल्म होता। और कोई ऐसी किताब होनी चाहिए थी जो तारीख़ तो बताए ही बताए, लेकिन वो ये भी बताए कि आसान तरीन अल्फाज में किसी कॉन्सेप्ट को कैसे आप बता सकते हैं। तो हम भी क्योंकि डिग्री कर चुके थे इंजीनियरिंग की, BSMS कर चुके थे, लेकिन हमें भी कोई ख़ास का वो फ़ायदा नज़र नहीं आता था। लेकिन फिर जब मुकाबले के इम्तहान की तैयारी शुरू की थी, तो वहाँ पर जो ग्रीक्स और रोमन्स की हिस्ट्री पढ़ने का जो है ना बड़ा इत्तेफाक हुआ। तो उसके अंदर बड़ी चीज़ें बिखरी हुई थी, तो मेरा ख्याल था कि जो रियाजी से मुतालिक चीज़ें हैं उनको ज़रा एक जगह इकट्ठा किया जाए। तो उस पर मैंने काम तकरीबन 3-4 साल पहले शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बिट्स एंड पीसेस में किताब लिखी। छोटी सी किताब है, लेकिन एटलीस्ट एक अगर कोई बच्चा पूछता है, या हत्ता कि ग्रेजुएट हो, वो भी अगर किसी से पूछता है कि जी पाई एक नंबर है, वो किस तरह है, वो क्यों आया, कैसे आया, उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे कॉन्सेप्ट आइडिया क्या है, तो उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। छोटी छोटी चीज़ों की कहानियाँ बीच में। जो कायनात है वो तो हमें मालूम है कि 26 कॉन्स्टेंट्स हैं, देयर आर 26 कॉन्स्टेंट्स जो इस कायनात को अपनी जगह पर एक जगह रखे हुए हैं बैलेंस के अंदर। उनमें से कोई कांस्टेंट जो है वो अपनी फिगर, मतलब उसकी जो सिग्निफिकेंस लीस्ट भी अगर हो किसी भी यूनिट की, किसी भी डिजिट की, वो अगर टॉगल कर जाए तो कायनात बिखर जाएगी मुकम्मल तौर पर। तो ये 26 कॉन्स्टेंट्स किस तरह निकले, किस तरह दरियाफ्त हुए और किसने निकाले, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यूनान में एक दफ़ा एक आदमी ने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में, और ये जो हिस्ट्री बुक्स है उसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह करके बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। ख्वाब में वो कहीं देखता है कि अजाब सा आया हुआ है और बारिश बहुत तेज़ है। तो जब उसकी आँख खुली तो वो गया अफलातून के पास, और उसने उससे पूछा कि मैंने कोई ऐसा ख्वाब देखा है, तो मुझे बताएं इसकी क्या ताबीर है। उस दौर में बेबॉनिक प्लेग जो ताउन की बीमारी थी वो बहुत ज़्यादा आम थी, काफ़ी जाने ले चुकी थी। तो उसने कहा कि तुम यहाँ पर एक डेल्फी नाम की जगह है जहाँ पे ऑरिकल और डेल्फी जो हैं वो प्रेडिक्शंस हाँ जी बिल्कुल प्रेडिक्शंस दिया करते थे। तो वो उनके पास चले गए, तो वहाँ जाके उन्होंने ये बताया कि जो अपोलो गॉड है उसका जो अल्टार है, यानी कि जहाँ पे इबादत गाह है, उसको आपने दुगना करना है। ये तो हमें मालूम था कि 2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, मतलब उस वक्त ही मालूम था लोगों को। और किसी भी चीज़ को किस तरह स्क्वायर किया जाता है ये थोड़ा बहुत मतलब लोगों को पता था, लेकिन एक क्यूब को कैसे दुगना किया जाए। तो उससे पूछा कि कौन करेगा, तो उसने यूनान में जो सबसे काबिल आदमी है वो गए। तो वो सीधा प्लेटो के पास चला गया। उन्होंने कहा जी उन्होंने मुझे वापस आपके पास भेजा है, और उन्होंने कहा है कि अपोलो गॉड जो है वो सख्त नाराज़ है, उसको आप उसका क्यूबिक अल्टार जो है वो दुगना कर दें तो ये जो बेबॉनिक प्लेग ख़त्म हो जाएगा। तो अफलातून के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, उसने बहुत सारे जो मैथमेटिशियंस थे उनको इस काम पे लगा दिया। अच्छा, इस वाक़े के बाद जो है ना, मतलब मैं बताता उसका अंजाम क्या हुआ, लेकिन हुआ ये कि जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि एक सर्कल है, उसका रेडियस 2 है, तो उसको आप बढ़ा के 4 का रेडियस कर देंगे उसका। क्यूब का प्रॉब्लम ये था, स्क्वायरिंग ऑफ द क्यूब प्रॉब्लम कहते हैं इसको। इसमें जो प्राइमरी चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है वो ये कि अगर मैं आपको एक फ़र्ज़ करें, मिसाल देता हूँ कि एक चूड़ी मैं आपको देता हूँ स्टील की, उस चूड़ी को ऊपर से, नीचे से, साइडों से ठोक कर आपने स्क्वायर करना है, तो आप मुझे बताएं कि हो सकता है, मतलब ये आपकी क्या ओपिनियन है। ये प्रॉब्लम थी ट्रांसडेंटल। वो जो चूड़ी है
जो स्टील की है वो चौरस कभी नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं से टेढ़ी रह जाएगी, कोई ना कोई कोना उसका बड़ा रह जाएगा। और 1777 के अंदर लैम्बार्ड नामी साइंसदान था, मतलब आप देखिए कि 2500 साल मैथमेटिशियंस लगे रहे इस प्रॉब्लम के ऊपर कि किसी तरह की सॉल्व हो जाए कि एक जो सर्कल, आप देखिए सर्कल को दुगना किया तो एक सर्कल है उसका स्क्वायर बनाएं और उसी एरिया का उसको दुगना करें तो आप स्क्वायर को भी डबल कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम इतना सिंपल था, उन्होंने शुरू में ये कहा कि भाई अगर हम सर्कल को दुगना कर सकते हैं तो स्क्वायर को और उसके बाद क्यूब को भी कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड ही करना है ना, उसकी 4 साइडें। लेकिन हुआ ये कि उनको 1777 में लैम्बार्ड ने कहा कि ऐसे कभी नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि एक नंबर एक ऐसा आता है जो इर्रेशनल नंबर है, वो 3.17 1415 और चलता रहता है और नंबर कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब आप उसे कहाँ पे ट्रेस करके रखें। तो ये देखें 2500 साल जो मैथमेटिशियंस की एक आर्मी लगी रही उसको सॉल्व करने में, और अल्टीमेटली पता लगा कि पाई नाम की एक चीज़ है, वो इर्रेशनल नंबर है और वो चलता ही रहता है और वो ख़त्म नहीं होता। तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी मैथमेटिक्स में आ गई जिनको ट्रांसेंडेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है रियाजी के हर प्रोसीजर के पीछे। मिसाल के तौर पे एक शख्स था, उसने एक दफ़ा ये पूछा सुकरात से कि हुस्न क्या है। सुकरात जो था वो कहता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं उसका जो एक टिपिकल मेथड हुआ करता था जिससे वो सॉल्व करता था चीज़ें, उसे वो क्वेश्चन किया करता था, वो टेस्ट ऑफ क्वेश्चन उसका हुआ करता था, वो ज़्यादातर लोगों से पूछता था। तो वो इस नतीजे पहुँचा हुस्न जो है ना वो परफेक्ट रेशोज एंड यूटिलिटी। मिसाल के तौर पे उसने मिसाल जो है वो कोरा मेसन की किताब है उसके अंदर की लिखा हुआ है कि एक सुराही है, उसकी गर्दन छोट पतली होती है और वो नीचे से काफ़ी बड़ी होती है। अगर सुराही गिर जाए तो पानी फिर भी ये शराब जो है वो रिस के जाएगी। ये उसकी यूटिलिटी है। आपका दिल खुश हो जाता है कि यार मेरी शराब ज़ाया नहीं हुई। तो दूसरा ये कि उसने बताया कि अगर किसी के चेहरे को बीच में से रेशोज का इस क्वेश्चन है कि अगर बीच में से उसको बाइसेक्ट किया जाए तो उसकी जो ये साइड है वो बिल्कुल मिरर इमेज बराबर होना चाहिए उसकी, तब इंसान हंसी नजर आता है। अब देखिए किसी का रत्ना एक छोटा एक बड़ा हो, कान एक छोटा बड़ा हो, आँख एक छोटी बड़ी हो, या कोई प्रोपोर्शन आउट हो, तो हमें वो शख्स जो है वो खूबसूरत नहीं लगता। ये एक अजीब सा यानी कि रेशोज एंड प्रोपोर्शंस का सवाल है। तो जो सुकरात था उसने इस तरह की क्वेश्चनिंग से ये चीज़ें निकाली जिसमें हमें ज्योमेट्री देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। खैर ये तो एक तारीख थी इसकी एवोल्यूशन की, और इसमें हर चीज़ के पीछे एक कहानी है। सपाई की मैंने आपको स्टोरी बताई। इस तरह एक बर्नौली साइंसदान था, मैथमेटिशियन था, उसने एक वैल्यू थी जो लॉगरिदम ई होता है वो उसने निकाला था। यानी कि कोई भी मिसाल तौर पर बैक्टीरिया है, मैं देखना चाहता हूँ ये बैक्टीरिया अगर किसी जगह पर है तो 4 दिन में या 5 दिन में ये कितना ग्रो कर जाएगा। तो वहाँ से उसको पता लगा कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो 2.17 और इरेशनल नंबर है वो भी, तो ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, इसको जहाँ भी पुट करेंगे आपको ग्रोथ पता लग जाएगी। तो ये चीज़ें तो इस तरह खैर इवॉल्व हुई, लेकिन जो इसकी तारीख है वो जितने लोगों ने इसमें इनपुट दिया वो आप देखिए ये तमाम इंसानियत की मीरास है। यूनान ने, फिर उसके बाद रोमन्स ने, यूनानी जो थे उन्होंने इजिप्शियन से सीखा, फिर हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। उन्होंने जो है वो जो हमारे न्यूमरल्स हैं 1 2 3 के हरूफ जो हैं वो असल में हिंदू न्यूमरल्स हैं, जिसको हम अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, वो असल में हिंदू न्यूमरल्स हैं। हम जो मुसलमान हैं उन्होंने उनसे लेकर कॉपी किए, प्रिजर्व किए, वो टेबल्स वगैरह उन्होंने बनाए थे साइन कोसाइन के। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं उसमें लिखी हैं। कहने का मकसद ये है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बच्चों को क्यों पता होने चाहिए। ये वो किताब है जो मतलब मैंने जानबूझ के इसको इतना आसान करके लिखने की कोशिश की है कि एक आम आदमी जिसको अंग्रेज़ी पढ़नी आती है वो उसको पढ़ के कहे कि ओहो मैट्रिक जो मैंने किया था वो ये था, तो वो मतलब उसको पता चले कि क्यों मैं पढ़ता था, इसकी इस्तेमाल क्या है। मैं इस मैच का आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में कितना जो है हमें फ़ैसला करने में या सोसाइटी को समझने में, सियासत को समझने में, किसी अदालत के फ़ैसले को समझने में कितनी मदद कर सकता है। तो मैंने कुछ मिसालें जो अपनी किताब में लिखी थी उसमें मैंने एक लिखा था कॉन्डोरसेट्स ज्यूरी थ्योरम। ज्यूरी थ्योरम जो है ना उसके मुताबिक एक आबादी है, उस आबादी के अंदर आप कहते हैं कि लोगों की ओपिनियन किसी सियासतदान के बारे में ठीक है कि नहीं। ये मिसाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने रेफ़र किया किताब के अंदर। तो हम इसको प्योरली मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे देखते हैं कि या फ़र्ज़ करें एक बेंच है जजेस का, उन्होंने ठीक फैसला किया है नहीं। ये कॉन्डोरसेट ज्यूरी थ्योरम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा आसान है।
अब देखें, एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी थी पॉलिटिक्स के नाम से। उसके अंदर उसने ये बताया था कि जब एक से दो बंदे हो जाते हैं तो वो बहरहाल अपने ऊपर एक मॉरलिटी का प्रेशर फील करते हैं, तो वो मॉरली करेक्ट डिसीजन करने का, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको देखना शुरू कर दूं कि आप कैसे काम करें, तो आप थोड़ा सा काम के साथ इंसाफ शुरू कर दें। जूं आपका सैम्पल साइज बढ़ता जाता है, एज मच एज इट अप्रोचेज दी पॉपुलेशन साइज, मिसाल के तौर पर 14 करोड़ की आबादी, उसमें से मैं 5,000 लोग उठा लेता हूँ तो मेरा सैम्पल साइज छोटा है। अगर मैं 50,000 लोग ले लूँगा तो सैम्पल साइज बड़ा होता जाएगा। जितना बड़ा सैम्पल साइज और सैम्पल की मैं ओपिनियन ले लूँ तो वो ओपिनियन जितना बड़ा साइज होगा उतनी बेहतर ओपिनियन होगी और उतनी करेक्ट ओपिनियन होगी। ये बड़ी हैरानगी की बात थी मेरे लिए जब मैंने इसको पहली दफ़ा पढ़ा कि ज़्यादा लोगों की ओपिनियन ठीक होती है। अगर ज़्यादा लोग, अगर आपके पास अफसर का या किसी चीज़ का सर्वे आ जाता है आपके पास और वो उस पर कोई ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई फ़लानी चीज़ ठीक है या फ़लानी चीज़ गलत है, वो ठीक है, लेकिन इसके प्री कंडीशंस हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने मनोन उसको उठा लिया। प्री कंडीशंस में ये है कि किसी आदमी को इन्फ्लुएंस ना किया हो। मतलब 4 मेंबर बेंच है, 5 मेंबर्स का बेंच है, उसमें जजेस को कोई इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो, कोई हिडन हैंड ना हो। ये देखिए ना, इसकी प्री कंडीशंस हैं, आपको पहले क्वालिफाई करनी पड़ेंगी ताकि आप ये डिसीजन करें कि भाई ज़्यादा लार्जर बेंच का डिसीजन करेक्ट होता है। तो इसी तरह यही बेस बनी जो अमेरिकन जुडिशल सिस्टम है या दुनिया के जो उसमें लार्जर बेंच बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल साइज आपका बढ़ता जाए और इट शुड अप्रोच द पॉपुलेशन। तो ये वो चीज़ है जो हैरानकुन थी मेरे लिए तो ख़ास तौर पे। और मैंने पहले लोगों को आमतौर पर शौक़ होता है कि अपनी एक 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाएं और वो कहते हैं कि जी मेरी ओपिनियन सबसे अलग हो और मैं सबसे डिफरेंट हूँ, और इस तरह की बातें लोग शायद अटेंशन सीकिंग के लिए करते हैं या मुख्तलिफ मामला के लिए करते हैं। लेकिन देखिए, मैथमेटिक्स ने हमारा मामला आसान कर दिया। वो हमें अच्छा, इसमें एक बड़ी मशहूर किताब है जेम्स रोवकी की, उसे कहते हैं विजडम ऑफ क्राउड्स। विजडम ऑफ क्राउड्स जो है ना, वो इतनी मशहूर किताब हुई थी कि उसमें कुछ चीज़ें ये पता लगी। प्री कंडीशंस तो उसने बताई, लेकिन उसने ये बताया कि जो आम लोगों को हम समझते हैं ना कि जो अनपढ़ लोग हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, तो ये लोग ऐसे वैसे नहीं हैं। इन सब की जो कलेक्टिव ओपिनियन होगी ना, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होगा, और कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो होगा वो ठीक होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक PhD जो है वो कहता है नहीं जी ये ठीक है और मेजॉरिटी गलत हो। उसका जो टाइटल है बुक का वो यही है, वाई मैनी आर बेटर देन अ फ्यू। मतलब ह्यूज, मतलब जो बड़े बड़े दिमाग होते हैं वो 2-4 अगर फ़र्ज़ करें हैं और मेजॉरिटी की ओपिनियन डिफरेंट है। मैं सोशल साइंसेज में आपसे ये बात कर रहा हूँ इस मामले पर, तो ये भी आपके लिए हैरानकुन होगा। आपने मतलब अब आप देखेंगे जब कुछ सर्वे वगैरह, तो उसमें आप ये ज़रूर देखेंगे कि यार लोगों की ओपिनियन ज़्यादातर इसके बारे में है, लेकिन फिर आप ये भी देखेंगे क्या लोगों को इन्फ्लुएंस तो नहीं किया गया, प्रोपेगेंडा को बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रहा, तभी ओपिनियन गलत होगी। जब आपको पता लगे कि भाई प्रोपेगेंडा की बहुतात है और ये मामला जो है उस तरह ख़राब हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको हैरान करेंगी, तो फिर आप जो है वो ओपिनियन अपनी वो भी कर देंगे, रिजेक्ट भी कर देंगे। खैर, ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी कि मैथमेटिक्स की किस तरह आप स्टैटिस्टिकली चीज़ों को देखते हैं। एक मैं बड़ी मिसाल आप मतलब वो जान कर खुश होंगे। एक साइंटिस्ट था, इकोनॉमिस्ट एक्चुअली, उसका नाम था मुझे एग्जैक्टली नाम पहला तो नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका रिसर्च पेपर था वो शायद उसका रॉबर्ट साइपोला था, सॉरी कार्लोस साइपोला। वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था। उसने बताया कि उसे एक आर्टिकल बड़ा मशहूर है जो आज तक इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है। उसका नाम है आर्टिकल का द 5 बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। अब स्टुपिडिटी के लॉज उसने बताया 5। उसने पहला जो लॉ है ना, आप हैरान होंगे सुन के, उसने कहा कि जी अगर फ़र्ज़ करें किसी माशरे में स्टुपिड्स की तादाद आपने कैलकुलेट की है और वो 98 है, यानी कि सिग्मा जो है इट हैज़ अपीयर टू बी 98 आउट ऑफ 100, तो ये बात स्टैटिस्टिकली इस तरह है कि आपकी वैल्यू कम है। यानी कि किसी 100 बंदों के ग्रुप में आपने असेस किया कि 98 स्टूपिड लोग हैं, वो 99 तो हो सकते हैं लेकिन 98 नहीं होंगे, हमेशा आपकी असेसमेंट से ऊपर हो। ये बड़ी हैरानकुन बात थी उसकी जब ये बात की। फिर उसने दूसरा लॉ बताया। उसने बताया कि दूसरे लॉ में एक्चुअली वो ये बताता है कि स्टूपिड्स की डेफिनेशन क्या है। कहता है कि माशरे में 4 तरह के लोग होते हैं।
एक वो लोग होते हैं जो अपना अच्छा करते हैं और दूसरे का भी अच्छा करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं इंटेलिजेंट। दूसरे वो लोग होते हैं जो दूसरे का नुकसान करते हैं और अपना अच्छा करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी बंदे को जाकर किसी से पर्स छीन लूँ, उस पर 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 का उसका नुकसान हुआ, मेरा 10,000 का फ़ायदा हुआ। ये वो लोग होते हैं जो बैंडिट्स होते हैं। जो तीसरा ग्रुप है वो होता है जो अपना नुकसान कर लेते हैं, दूसरे का फ़ायदा करते हैं। इनको हेल्पलेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी को सदका देता हूँ तो मैं हेल्पलेस आदमी, मैं उसको सदका क्यों दूँ भाई, मैं कारोबार खोल के दूँ कि भाई मुझे भी कमा के दो। तो जो हेल्पलेस आदमी होता है ना वो, और जो चौथी कैटेगरी है वो स्टूपिड्स की, वो अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। अब देखिए ये इकोनॉमिक्स के अंदर मैथमेटिक्स जब उसने कैलकुलेशन शुरू की लोगों के सर्वेज के थ्रू और स्टैटिस्टिकली बताया कि अच्छा, फिर उसमें ना मैं इसके कंक्लूजन पे जल्दी पहुंचूंगा कि वो आखिर में क्या कहता है। आखिर में वो ये कहता है कि किसी भी माशरे की तरक्की का या तनज़्ज़ुली का जो है ना वो ज़ामिन दो ग्रुप्स के ऊपर पहुंच जाना है। वो ये है कि अगर किसी माशरे में हेल्पलेस लोग, यानी कि जो दूसरों का फ़ायदा करे अपना नुकसान करे, ये सदका ज़कात देने वाले बहुत लोग होते हैं, वो माशरा बैठ जाता है। उसकी वजह ये है कि वो लोगों को एक सस्टेनेबल इकनॉमिक मॉडल नहीं दे रहे। वो लोग आज भी आपकी रोटी के मोहताज है, कल भी आपकी रोटी के मोहताज ही होंगे। तो मतलब ये मैं इसको मैं मज़हब के उस पर नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको वो इकनॉमिकली ट्रू बात बता रहा हूँ। फिर उससे पता है बैंडिट्स, कहते हैं बैंडिट्स जब बहुत ज़्यादा हो जाए और वो मतलब आम बाहर फिर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी जुर्म करता है और वो बाहर फिर रहा है, यानी कि जुडिशल सिस्टम कमज़ोर हो और दूसरा लोग जो हों वो बड़े बेचारे हैं कि भाई तो ये खैर उसने स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ निकाली और उसने ये बताया। तो ये कुछ 2-3 मिसालें हैं जो मैथमेटिक्स से अचीव की लोगों ने डिसीजन मेकिंग, और सोसाइटीज़ ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बेस है उसके नीचे मशीन लर्निंग आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे चल के डॉक्टर्स भी प्रोवाइड करेगी, आपको वकील का तो खैर उसने एक टेस्ट भी पास कर लिया, और साइकोलॉजिस्ट भी प्रोवाइड करेंगी। मतलब हर तरह के कुछ दिनों पहले मैं चैट जीपीटी पे लिखा कि कीट्स के लहजे में और कीट्स की जो वो है उसका जो परलांस है उसके अंदर मुझे मौजूदा सूरत हाल के बारे में कोई कुछ लिख कर दे। उसने मुझे बहुत बड़ा लिख के, और मैं दोस्त के साथ बैठा होता तो वो हंस पड़ा उस पर, कहते यार तो कमाल। मैंने कहा शेक्सपियर के तर्ज में लिख कर दे, उसने लिख दिया और कहते यार कमाल लिखा है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का वो मेरे जो साथी हैं कोलीग थे वो इंग्लिश लिटरेचर के थे, उन्होंने शेक्सपियर का पढ़ के हैरान हो गए। वो कहते ये तो ऐसे जैसे शेक्सपियर आज जिद्दा है, मौजूदा हालात के बारे में और पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल के बारे में लिखा उसने। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखती कहाँ से है? ये मशीन लर्निंग से सीखती है, और मशीन लर्निंग के अंदर मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो मैथमेटिक्स का है। ये मैथमेटिक्स जो है और उस पर कैलकुलस, प्राइमरीली कैलकुलस उसमें इस्तेमाल होती है, और मशीन जो है वो खुद डिसीजन लेती है। वो जो कम प्रोबेबल चीज़ें हैं या जो इंफॉर्मेशन में स्कांटी चीज़ें हैं उसको साइड पे कर देती है, और मेन प्राइमरीली जो चीज़ें उसको सिग्निफिकेंट नज़र आती हैं वो उसको उठाती है, उठा के इंटेलिजेंस के अंदर पॉपुलेट कर देती है। और वो जो इंटेलिजेंस है वो एक लॉजिक के तहत जो है वो उन रिजल्ट्स को कंज्यूम करके आपको वो आउटपुट देती है जो आप चाह रहे हैं। यानी कि अगर एक सिस्टम पूरी इंटरनेट का डाटा उठाए और वो इस तरह का डिसीजन आपके सामने रख दे, तो इंटरनेट पे कितने साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, कितनी नफ्सियात की किताबें हैं, कितनी पोइट्री की किताबें हैं, कितनी हिस्ट्री की किताबें हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन में एरर का चांस बहुत कम रह जाता है। और ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि लिटरेचर के अंदर मैं ये तो पिछली दफ़े मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो खातिर भी नहीं लाता, क्योंकि इंसान जो है ना वो बहरहाल जब सोच रहा होता है तो वो किसी न किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में अभी गुजरा होता है या उसका अंदर बायस होता है। लेकिन ये जो मशीन लर्निंग है, ख़ासतौर पर जो मैथमेटिक्स है, ये बड़ी क्रूअल है। ये आपको साफ साफ फैसले करके देगी, और जब ये फैसला अगर वो लॉ के बारे में वो तमाम स्टैचूट की किताबें उठाकर अगर वो फैसला करेगी तो उसके फैसले जो हैं वो जब उसने टेस्ट पास किया तो इट वॉज अ मार्वल।
उससे कुछ डिसीजंस को कोट किया, वो तो नॉर्मल लॉयर्स भी कोट नहीं कर सकते रहे। तो खैर कहने का मकसद ये है कि जो हिस्ट्री है ये मैथमेटिक्स की, जब आपको ये एक लेमैन लैंग्वेज में समझ आती है तो फिर आपको अपने फैसलों के अंदर भी ये नज़र आना शुरू होता है कि मैं दुरुस्त फैसला किस तरफ करूँ। मैथमेटिक्स का एक बड़ा रोल है। मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, उनका एक ज़ाविया मुख्तलिफ होता है और जो बाकी लोग होते हैं उनका ज़ाविया मुख्तलिफ होता है। ये इसमें ऐसी बात नहीं है, इख्तरा इसमें कोई शक नहीं कि जो नॉन साइंटिफिक लोग हैं उनकी इख्तरा की बात ही और है, उनके जो अंदर जो क्रिएटिविटी है उसकी बात ही और है, उनके अंदर जो क्योंकि IQs की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कि एक्स्ट्रैक्ट IQ होता है, वो नॉन स्टेम यानी कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, उनसे कहीं ज़्यादा होती है। उस पर मुकाबलेबाजी तो है ही नहीं इसमें। लेकिन ये है कि एक कलेक्टिव एवोल्यूशन है जिसका एक मेजर पार्ट मैथमेटिक्स है और वो हमें अपने बच्चों को इस तरह बताना चाहिए कि जिस तरह कलमा सिखाते हैं या कोई बेसिक बुनियादी अच्छाई या बुराई के बारे में बताते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। मेजॉरिटी की ओपिनियन या मेजॉरिटी क्या ओपिनियन रखती है, आपको पता लग जाए अपने बच्चों के बारे में कि यार इनकी ओपिनियन जो है वो मेजॉरिटी से कन्फर्म कर रही है कि नहीं कर रही। वहाँ पे उनकी नॉर्मेलिटी को भी आप ट्रेस कर सकते हैं। तो पर मैथमेटिक्स का जो है वो अपना एक रोल रहा है हिस्ट्री के अंदर। और जो मगरबी माशरे हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में, मैंने आपको जैसे बताया कि बेंचेस की जो कंपोजिशन से लेकर और सर्वेज़ की बुनियाद पर अपनी ओपिनियंस को रिविज़िट करना या ओपिनियन को मॉडिफाई करना, तो ये माशरे को सब चीज़ें, वो वेस्ट माशरा जो है वो बदलता गया और बदलता ही चला गया और अब हमारा हमसे बहुत वो मुख्तलिफ है। तो उसकी वजह शायद यही है कि उन्होंने इसको कॉर्नर स्टोन बनाया, अपना बेंचमार्क बनाया जिसकी बुनियाद पे वो फैसले जो हैं वो कर सकते हैं। तो हिस्ट्री जो है वो ये कुछ मिसालें थी जो मैंने उसके अंदर शामिल की हैं, लेकिन ज़्यादातर किताब के अंदर जो है वो चीज़ों की एवोल्यूशन के बारे में है। जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत सारी इक्वेशंस हैं ऐसी, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं ऐसे जिसके बारे में कि भाई वो आए कहाँ से, उनकी ज़रूरत क्या पेश आई, उनका इस्तेमाल क्या है, जो कि हमें कभी पता नहीं चलता था। जब हमने अपनी डिग्रियाँ वगैरह की तो हम तो बिल्कुल ही जो थे वो नहीं, हमें हिस्ट्री के बारे में पता होता था। लेकिन हर चीज़ के पीछे जो है अब मर्दों का एक रोल है, ख़वातीन का एक रोल है। हत्ता कि ख़वातीन जो हैं उन्होंने तो बड़ी जानें दी, जब ख़ास तौर पे जो रोमन्स का दौर था वो बड़ा ब्रूटल था। फिर अब देखें स्टीफन हॉकिंग की किताब है द ग्रैंड डिज़ाइन, उसके अंदर वो कहता है कि रियाजी जो है मैथमेटिक्स के बारे में, साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब उसकी वो ऑडासिटी देखें, वो इतना बोल्ड है कि वो अफलातून, अरस्तू को और उनके जो कॉन्सेप्ट्स, उनके डिसाइपल्स को कहता है कि इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया और 2500 साल तक बेवकूफ़ बनाया। लेकिन मैथ्स जो है वो ऐसा वो बेंचमार्क है, वो एक ऐसा टेस्ट है कि उसने हमें बताया कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे। बस यही मेरी किताब के बारे में है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने सुना।